नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं अमित वर्मा फिर से आपके सामने आ गया हूं अपने क्वेश्चंस लेकर के। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और हमने अभी तक सेट 4 सॉल्व कर लिया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना 5th सेट। तो ये हमारा 5th सेट है, और इससे पहले कि हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, मैं हूँ, और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो ये मेरे कुछ अकाउंट्स हैं, आप मुझे कहीं भी फॉलो कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेट नंबर 5। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल पैरामीटर्स आर एसोसिएटेड विद ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर। यानी कि ऐसे कौन से ये जो केमिकल पैरामीटर्स हमको दे रखे हैं, इनमें से ऑर्गेनिक कंटेंट क्या किसमें किसमें एसोसिएटेड है। पहला आपका है बीओडी, दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसमें भी ऑर्गेनिक कंटेंट, ये भी आपका ऑर्गेनिक कंटेंट से एसोसिएटेड है। फिर आपका आता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये भी आपका ऑर्गेनिक कंटेंट से एसोसिएटेड है। फिर आपका आता है टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, दैट इज टीओसी, एंड टोटल ऑक्सीजन डिमांड, दैट इज टीओडी, ये भी आपका ऑर्गेनिक कंटेंट से एसोसिएटेड हैं। तो ये जो तीनों पैरामीटर्स हैं, केमिकल पैरामीटर्स, ये तीनों ही आपके ऑर्गेनिक कंटेंट से एसोसिएटेड होते हैं। हेंस करेक्ट आंसर इज डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, विच क्लोरीन इज डिजॉल्व इन वाटर। जब क्लोरीन डिजॉल्व होती है वाटर में, इट रिएक्ट्स टू फॉर्म हाइपोक्लोरस एसिड एंड हाइपोक्लोराइट आयंस एट pH लेस देन 5। क्लोरीन एग्जिस्ट इन वाटर एज, दैट इज अगर pH लेस देन 5 होगा तो क्लोरीन पानी में कैसे एग्जिस्ट करेगी, तो इट एग्जिस्ट इन एलिमेंटल और मॉलिक्यूलर क्लोरीन फॉर्म। ठीक है, तो एलिमेंटल और मॉलिक्यूलर क्लोरीन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी जब pH वैल्यू लेस देन 5 होगी। यहाँ पे देख सकते हैं, एट pH वैल्यू लेस देन 5 क्लोरीन डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड रिमेन्स इन एलिमेंटल और मॉलिक्यूलर क्लोरीन फॉर्म। यानी कि अगर पानी का pH 5 से कम है तो क्लोरीन जो है पानी से रिएक्ट नहीं करेगी और वो एलिमेंटल और मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगी। अगला देखते हैं, फ्लॉकुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ। अब फ्लॉकुलेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ, हमें पता है 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है फ्लॉक्यूलेशन और एक होता है आपका कोएगुलेशन। अब क्या होता है कि जब हमारे पास जब आपके वाटर में या फिर जो आपका जो वाटर ट्रीटमेंट वाला है उसमें छोटे छोटे कुछ पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स रह जाते हैं जो सेडिमेंट नहीं कर पाते हैं, तो हमारे पास एक टेक्निक होती है कि हम उसमें कोई भी एक केमिकल डालते हैं। उस केमिकल से क्या होता है, ये जो आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये आपस में कंबाइन कर जाते हैं, कंबाइन कर जाएंगे, कंबाइन करके ये एक बड़े से पार्टिकल बन जाएगा। जब बड़ा पार्टिकल बन जाएगा तो ये सस्पेंड ना करके ये इसको कहते हैं, जो बड़ा पार्टिकल फॉर्म हो रहा है इसको हम कहते हैं फ्लॉक्स, इसको कहते हैं फ्लॉक्स। और जब यही पार्टिकल, जब आपस के पार्टिकल्स यूनाइट कर गए और वो यूनाइट करके नीचे बॉटम पे जो सेटल कर गए आकर के, तो ये आपका कहलाता है कोएगुलेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज कोएगुलेशन। ठीक है, तो यानी कि फ्लॉकुलेशन मतलब क्या हुआ, जब हमने ऐसा एक केमिकल डाला जिससे यहाँ पे फ्लॉक्स बनना स्टार्ट हो गए, तो ये आपका हो गया फ्लॉकुलेशन प्रोसेस। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं फ्लॉकुलेशन क्या होता है। यहाँ पे हमने फ्लॉकुलेशन भी पढ़ लिया और कोएगुलेशन भी देखा क्या होता है। तो फ्लॉकुलेशन देखते हैं क्या है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ, पहला ऑप्शन, जेंटली मिक्सिंग द वाटर एंड कोएगुलेंट अलाउइंग द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स ऑफ फ्लॉक। यानी कि एकदम सही। तो क्या फ्लॉकुलेशन क्या प्रोसेस मैंने बताया था, मैं वाटर को मिक्स करो एंड कोएगुलेंट डालो एंड अलाउइंग द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स ऑफ फ्लॉक, में फ्लॉक बनना स्टार्ट हो जाते हैं। हेंस ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, सॉइल सैंपल दे रखा है जिसकी पोरोसिटी 40% है, पोरोसिटी दैट इज एन दे रखी है आपको 40%। उसके बाद एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल सॉलिड इज 2.70। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी जीएस हमको दे रखा है कितना, 2.7। उसके बाद इफ द सॉइल इज 50% सैचुरेटेड, अगर आपका सॉइल 50% सैचुरेटेड है तो उसके चलते फिर आपका सॉइल इज 50% सैचुरेटेड, देन द यूनिट वेट विल बी। अब यूनिट वेट हमसे पूछा है, एस हमको दे रखा है हाउ मच, 50%, हमको एच की वैल्यू दे रखी है। अब हमारा यूनिट वेट निकालना है, तो यूनिट वेट इज व्हाट, गामा टी इज इक्वल टू जी प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्लू, ये आपका होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम जी एस की वैल्यू 2.7 पुट कर देते हैं, एस हमको दे रखा है हाउ मच 0.5, और जब आपको ई तो दे रखा है तो हम ई को एज इट इज लिख देते हैं अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा
डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू क्योंकि किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में वैल्यू दे रखी है तो हमने गामा डब्ल्यू की वैल्यू 10 पुट कर दी। अब ई में क्या रिप्लेस करेंगे, हमें पता है, अब हमको एन दे रखा है, पोरोसिटी दे रखा है, तो एन, तो ई की वैल्यू क्या होगी, एन अपॉन 1 माइनस एन। तो इस फॉर्मूले से हम ई की वैल्यू निकाल सकते हैं, एन इज व्हाट 0.4 अपॉन 1 माइनस 0.4, कितना आया 0.4 अपॉन 0.6, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 0.66। एक वैल्यू करेंगे 2 2 द 4 2 3 द 6, आपने वैल्यू फाइंड कर ली। तो इस तरीके से 0.66 वैल्यू इसकी आ गई ई की। अब इस ई में हमने 0.66 वैल्यू को रिप्लेस कर दिया और जो वैल्यू आपकी आई वो आपने यहाँ पर आंसर टिक कर दिया। ठीक है, तो गाइस मैं यहाँ पे आपको आंसर कैसे सॉल्व करना है, ये आपको बेसिक जो मेन चीज़ है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, और बाकी आप लोग आंसर जो है अपने आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो आइए देख लेते हैं, मैं इसको सॉल्व करके आपको बता देता हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी है। इसकी वैल्यू आएगी और 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, हेंस करेक्ट आंसर इज 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। मैंने यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा इसलिए दिया ताकि आप लोग जो है आपको टाइम मिल सके ये वैल्यूज इस इक्वेशन को सॉल्व करने का, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि इस इक्वेशन को सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उनको प्रॉब्लम आती है इसको बेसिकली सॉल्व करने में, तो हेंस हमने टाइम दिया आपको, तो इसको सॉल्व करना आपका आंसर आना चाहिए 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, हेंस सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, एक कोर्स ग्रेन सॉइल दे रखा है जिसका वॉइड रेशियो दे रखा है 0.78, वॉइड रेशियो हमको ई की वैल्यू दे रखी है 0.78। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है 2.67, दैट इज इस पे जीएस हमको दे रखा है हाउ मच 2.67। द क्रिटिकल ग्रेडियंट एट विच क्विक सैंड कंडीशन अकर्स, क्रिटिकल ग्रेडियंट यानी कि ICR की वैल्यू हमको निकालनी है, कितनी होगी, तो ICR इज इक्वल टू व्हाट GS माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई, ये आपकी होती है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू। अब आपने GS की वैल्यू पुट कर दी 2.67 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई के दे रखा है 0.78, तो ये जो आप सॉल्व करोगे इसके बाद क्या आएगी 1.67 अपॉन 1.78, ये आपने वैल्यू इसकी निकाल ली। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये दिस वैल्यू कम्स एट 0.94, हेंस करेक्ट आंसर इज डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस टू वर्टिकल स्ट्रेस क्या होता है, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर। तो ये गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अर्थ प्रेशर होता क्या है, दिस इज द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, दिस इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस टू वर्टिकल स्ट्रेस, टू वर्टिकल स्ट्रेस का जो रेशियो होता है यही हमारा कहलाता है अर्थ प्रेशर। अगला देखते हैं, अ थियोडोलाइट is called as transit theodolite when its telescope can be revolved through a complete revolution about its। अब जब हम थियोडोलाइट का थियोडोलाइट को ट्रांजिट थियोडोलाइट कब कहेंगे, जब उसका जो टेलीस्कोप है वो वर्टिकल प्लेन में और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट इस तरीके से रोटेट कर सके, यानी कि इन वर्टिकल प्लेन, ये आपका हो गया वर्टिकल प्लेन एंड horizontal axis, this is what horizontal axis। ठीक है, वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट जब रोटेट कर सके तो ये कहलाएगा आपका ट्रांजिट थियोडोलाइट। हेंस राइट आंसर विल बी वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हेंस डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, एन अनस्टेबल वाइब्रेटरी मोशन ड्यू टू कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन विच अकर्स इन फ्लेक्सिबल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स, उसको हम क्या कहते हैं, ये जो वाइब्रेटरी मोशन इस तरीके का मोशन होता है इसको हम फ्लटर कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये लास्ट टाइम एग्जामिनेशन AS के एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है, और आपके अपकमिंग जो UPPSC AE का जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने भी आपके राजस्थान जो JEE के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस राजस्थान, अगर आपने अब तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यहाँ पे सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक करना और इस वीडियो को ज़रूर शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसके साथ ही साथ रूपाली मैम जो आपकी राजस्थान JEE के पेपर्स करवा रही हैं,
जो एग्जामिनेशन आपका राजस्थान जेईई का होने वाला है वो भी दिसंबर में निर्धारित है, उसके भी क्वेश्चंस रूपाली मैम करवा रही हैं, तो आप लोग वो क्वेश्चन भी ज़रूर देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग assumptions आर करेक्ट फॉर आइडियल बीम बिहेवियर। आइडियल बीम बिहेवियर के लिए कौन से assumptions करेक्ट होते हैं? सबसे पहला जो कंप्रेशन फ्लैंज होता है बीम का, जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी ये बीम है, इस तरीके की जो ये कंप्रेशन फ्लैंज है, दिस इज द कंप्रेशन फ्लैंज। द कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ द बीम इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम मूविंग लेटरली, यानी कि हम इस फ्लैंज को हमने लेटरली मूव करने से रिस्ट्रेन कर लिया, हेंस फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड, टेंशन फ्लैंज ऑफ द बीम इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम मूविंग लेटरली, फॉल्स। अगला देखते हैं, एनी फॉर्म ऑफ लोकल बगलिंग इज प्रिवेंटेड, यानी कि कोई भी लोकल फॉर्म की जो लोकल बगलिंग हो रही है उसको हम प्रिवेंट करना, ठीक है। तो ये आपका होता है आइडियल बीम बिहेवियर, हेंस 1 and 3 आर करेक्ट, सो आंसर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, बियरिंग स्टिफनेस आर प्रोवाइडेड। हम बियरिंग स्टिफनेस को कहाँ प्रोवाइड करते हैं? पहले हम यहाँ पे देख लीजिए, हम बियरिंग स्टिफनेस को प्रोवाइड करते हैं एट सपोर्ट्स पर, एंड सेकेंडली पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स टू प्रोटेक्ट द वेब फ्रॉम डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड, यानी कि जहाँ पर लोड लग रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है, वहाँ पर बियरिंग स्टिफनेस का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा हम सपोर्ट पर इस्तेमाल करते हैं बियरिंग स्टिफनेस का। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एट द एंड ऑफ द प्लेट गर्डर्स, रॉन्ग, एट द एंड ऑफ द प्लेट गर्डर एंड ऑन द बोथ फेसेस ऑफ वेब, फॉल्स, एट द एंड्स ऑफ प्लेट गर्डर एंड ओनली ऑन द वन फेस ऑफ द वेब, ये भी आपका फॉल्स है, hence D, that is at the point of concentrated loads to protect the web from the direct compressive load, that is D is the right answer for this question. अगला देखते हैं, during earthquakes the corner and the edge columns may be subjected to, earthquake के समय पे जो corner का और edge वाला column होता है, it may be subjected to combined biaxial bending and tension, hence D is the right answer for this question. अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो सबको पता होगा ऑलमोस्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ बार्स विच आर रिक्वायर्ड इन रेक्टेंगुलर कॉलम फॉर एन अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन है। अगर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन है तो उसके लिए तो मिनिमम नंबर ऑफ बार्स कितने प्रोवाइड करेंगे, और अगर कौन सा कॉलम है, रेक्टेंगुलर कॉलम दिया हुआ है तो उसके लिए है नंबर ऑफ 4, और अगर हमारा सर्कुलर कॉलम दिया हुआ है तो सर्कुलर कॉलम के लिए होता है 6 नंबर्स ऑफ बार्स हमको प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 नंबर बार्स आपको प्रोवाइड करने हैं, और रेक्टेंगुलर कॉलम है तो 1 2 3 4, ये 4 नंबर ऑफ बार्स आपको प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे। अगला देखते हैं, द परमिसिबल ऑफ अलाउेबल कंप्रेसिव स्ट्रेस FASC ऑफ ब्रिक मशीनरी डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करती है, ये एफ्लोरेसेंस ऑफ ब्रिक पर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि टाइप एंड स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक पर डिपेंड करेगी, मोर्टार की स्ट्रेंथ पे भी करेगी, और स्लिंडरनेस रेशियो पे भी डिपेंड करेगा, हेंस बी जो एफ्लोरेसेंस ब्रिक का होता है, जो वाइट पैचेस आपको दिखते हैं ब्रिक में, जब ब्रिक को पानी में डाल देते हैं तो वो एल्कली के कारण होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो एफ्लोरेसेंस होता है वो किसके कारण होता है, दीज आर ड्यू टू एल्कलीज, ठीक है, याद रखिएगा। और क्या होता है एफ्लोरेसेंस, जब आप ब्रिक को पानी में डुबाओगे तो उस ब्रिक में वाइट पैचेस फॉर्म हो जाएंगे, ये आपके एल्कली के कारण होते हैं, तो हेंस बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ ग्रायोन। अब ग्रायोन का क्या होता है, इसको हम क्यों बनाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो पर्पस, ये जो स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, ये आपके ग्रायोन्स हैं, एंड दीज आर द स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्टेड ट्रांसवर्स टू द रिवर फ्लो एंड एक्सटेंड फ्रॉम द बैंक इनटू द रिवर अप टू अ लिमिट। आपने यहाँ पे देखा ये बैंक है रिवर का, अब यहाँ से लेकर के कुछ लेंथ तक ये एक्सटेंड कर रहे हैं। दे परफॉर्म वन और मोर फॉलोइंग फंक्शंस, कुछ फंक्शंस होते हैं जो ये परफॉर्म करते हैं। पहला क्या है, ट्रेनिंग द रिवर अलॉन्ग द डिजायर्ड कोर्स, हम जिस कोर्स में चाहें हम रिवर को ट्रेन कर सकते हैं, टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लो एट अ पॉइंट ऑफ अटैक। सेकेंड, क्रिएटिंग अ लो फ्लो और सेटिंग अप ऑफ विसिनिटी, ठीक है, ताकि विसिनिटी पे लो फ्लो हो। थर्ड, प्रोटेक्टिंग द बैंक बाय कीपिंग द फ्लो इन अवे फ्रॉम इट, यानी कि बैंक्स को भी ये प्रोटेक्ट करता है ताकि फ्लो जो है आपका बाहर से चला जाए। इन जनरल ऑल द टाइप्स ऑफ ग्रायोन्स ट्रेन द फ्लो अलोंग अ सर्टेन कोर्स, यानी कि जितने भी ग्रायोन्स होते हैं
आपको एक रिवर को ट्रेन करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर फ्लो को ही पर्टिकुलर कोर्स को ही फॉलो करे। हेंस करेक्ट ऑप्शन क्या है? एक्सपैंड द रिवर चैनल टू इम्प्रूव इट्स डेप्थ, फॉल्स। एनकरेज meandering, false. Train the flow along a certain course, exactly, that is C is the right answer for this question, that is train the flow along a certain course. अगला देखते हैं, which of the following compounds of nitrogen when in excess amounts in water contributes to the illness known as infant methanoglobomania? ये होता है नाइट्रेट। देखिए नाइट्रेट का अगर कॉन्सेंट्रेशन कुछ अमाउंट से ज़्यादा हो जाएगा, 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा? मिथेनोग्लोबोमिनिया डिजीज इन्फेंट्स में पाई जाएगी। हेंस डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हैं, मिथेनोग्लोबोमिनिया कैन बी कॉज्ड बाय इनटेक ऑफ वाटर and vegetable high in nitrate, exposure to chemical attack. Groundwater gets contaminated by leaching of nitrate, generally from fertilizer used in agricultural lands and waste dumps. सो गाइस, ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने लिए और ये हमारा एंड है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो भी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए हुए हैं उनको ज़रूर आप पढ़िएगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।